एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग स्टार्ट करा था, जिसके 3 टॉपिक्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे। कौन कौन से? सबसे पहले बात करी थी कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग की, डायरेक्टिंग का क्या मीनिंग है। देन हम लोगों ने डिस्कस करा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, और थर्ड हम लोगों ने डिस्कस करा था इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक तरह से ये समझ लो ये चैप्टर यहां से शुरू होता है आपका एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि डायरेक्टिंग के कंपोनेंट्स। तो डायरेक्टिंग के हमारे पास में 4 कंपोनेंट्स है। कौन कौन से? फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन। तो जब हम डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास में 4 एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के। कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। कौन कौन से? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारे 2 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। एक तो है सुपरविजन और दूसरा है मोटिवेशन। देन थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लीडरशिप, और फोर्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन। तो कौन कौन से हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपरविजन की। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन, तो भाई जो सुपरविजन वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है सुपर और दूसरा वर्ड है विजन। तो पहले ऐसे ही समझ लो, एक वर्ड है सुपर और दूसरा वर्ड है विजन। देखो सुपर मतलब जो ओवर है, जिसके पास में ज्यादा पावर है। सुपर कौन है? जिसके पास में ज्यादा पावर है, यानी कि ज्यादा अथॉरिटी है। और जिसके पास में ज्यादा पावर होती है, ज्यादा अथॉरिटी होती है, उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है? सुपीरियर है। क्या है वो? सुपीरियर। और उसके नीचे जो काम करते हैं उन लोगों के पास में कम पावर होती है, कम अथॉरिटी होती है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेट। क्या? सबऑर्डिनेट। तो ये जो सुपरविजन है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सुपर और विजन। जिसके पास में ज्यादा पावर है, जो ऊपर है, जो अबव है, वो कौन है? सुपीरियर है। जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को देखता है, जरा गौर से देखो यहाँ पर ये महिला क्या कर रही है, ये इन सबको गौर से देख रही है कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपने परफॉर्मेंस का बेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो जब ऊपर वाला नीचे वालों पर नजर रखता है कि नीचे वाले सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है, उन्हें ऑर्डर्स देता है, उन्हें मोटिवेट करता है, साथ साथ में उन्हें मॉनिटर करता है ये सही से काम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे बोला जाता है सुपरविजन। जब ऊपर वाला नीचे वालों को देख रहा है। द सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉइज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जॉब परफॉर्म करते हैं तो उन एम्प्लॉइज के ऊपर जो उनका सुपीरियर बैठा है वो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है, ऑर्डर्स देता है, उन्हें बताता है उन्हें क्या काम करना है, काम को कैसे करना है, उन्हें गाइड करता है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, उन्हें हेल्प करता है, उन्हें सपोर्ट करता है। अगर उन्हें कुछ काम करना नहीं आ रहा तो उन्हें हेल्प करता है, उन्हें मॉनिटर करता है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है कि ये सही से काम परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं परफॉर्म कर रहे। उस प्रोसेस को बोला जाता है सुपरविजन। द वर्ड सुपरविजन कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स। ये जो सुपरविजन वर्ड है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला है सुपर और दूसरा है विजन। सुपर मतलब मैंने बता ही दिया, ओवर एंड अबव। जो ऊपर है, जो बड़ा है, जिसके पास में ज्यादा पावर है, वो कौन है? सुपर है। तो इसका मतलब क्या है? सीइंग द एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवर एंड अबव। ऊपर से एम्प्लॉइज को देखना, उन पे नजर रखना, उन्हें ऑब्जर्व करना कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसे बोला जाता है सुपरविजन। आई होप सुपरविजन का मतलब समझ में आया कि जिसके पास में ज्यादा पावर है, ज्यादा अथॉरिटी है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो जब अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करता है, उन्हें मॉनिटर करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस प्रोसेस को बोला जाता है सुपरविजन। और सुपरविजन में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बस मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सुपरविजन के अंदर जो जितने भी अंदर के टॉपिक्स हैं वो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है और काफी सालों से नहीं आ रहे। अब सेकंड हमारा आता है एलिमेंट मोटिवेशन। तो देखो जब हम एलिमेंट्स की बात करें, सुपरविजन में हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट आएगा, सुपरविजन कंप्लीट हो गया। सेकंड है हमारे पास में मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? देखो मोटिवेशन आप सब जानते हो यार, मोटिवेशन क्या होता है। रोज सुबह देखता है ना एक मोटिवेशन वीडियो की, एक मोटिवेशन मिले यार कि ये काम करना है, कुछ तो करना है, इतनी जो हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है उसका हमें कुछ तो फायदा उठाना है, हमें हमारे गोल को अचीव करना है, या 90% ले आओ। ये सारी चीजें क्या है? ये मोटिवेशन है। कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन मिलती है कि यार कुछ ऐसा कर जाए, कुछ अच्छा सा कर जाए लाइफ के अंदर। तो मोटिवेशन वर्ड आप सब जानते हो। मोटिवेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड
इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी, अपने एम्प्लॉइज को स्टिम्युलेट करना, उन्हें पिंच करना, उन्हें और इंस्पायर करना, उन्हें प्रेरणा देना, उन्हें इंड्यूस करना कि वो अपनी कैपेसिटी का बेस्ट दे। भाई उन्हें आप मोटिवेट कैसे करोगे? उन्हें बोलोगे अगर आप अच्छे से काम करोगे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो हम आपको प्रमोशन देंगे, हम आपकी पे इंक्रीज कर देंगे, हम आपको एक पर्सनल गाड़ी भी देंगे, आपको रहने के लिए घर भी दे देंगे, आपको दिवाली पर बोनस दिया जाएगा। ये क्या है? मोटिवेशन है। अपने एम्प्लॉइज को स्टिम्युलेट करना, उन्हें पिंच करना, उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें प्रेरणा देना, उन्हें और इंड्यूस करना, वो होता है चाबी भरना। तो वो चाबी भरना ताकि एम्प्लॉइज इस तरह से काम करें कि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, वो अपनी कैपेसिटी का बेस्ट दे सकें। और अगर एम्प्लॉइज अपनी कैपेसिटी का बेस्ट देंगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये क्या तरीका है? ये एक ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से ये जो सुपीरियर है, ये जो ऊपर महिला है, ये अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करती है? अपने सबऑर्डिनेट्स को इस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को लेकर जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। ये अपने सबऑर्डिनेट से उस तरह से काम कराती है, उस डिजायर्ड मैनर में काम करवाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो समझ गए मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब है अपने एम्प्लॉइज के अंदर एक चाबी भरना, उन्हें तैयार करना, उन्हें इंड्यूस करना, उन्हें प्रेरणा देना कि वो अपनी कैपेसिटी का बेस्ट दे सकें। अब ये मोटिवेशन कैसे भी हो सकता है यार, किसी भी तरीके से आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो। किसी ने बहुत अच्छा काम करा, टारगेट से भी ज्यादा उसने काम करा, तो आप उसे रिवॉर्ड दे सकते हो, बोनस दे सकते हो, सबको उसके बारे में बताओगे, उसकी तारीफ करोगे, उसे गिफ्ट दोगे, आप बोलोगे यार मेरी गाड़ी रख ले, मेरी वॉच रख ले। तो ये मोटिवेशन है। अब देखो मोटिवेशन के अंदर मैं आपको 3 वर्ड समझा देती हूँ। 3 वर्ड से एक है मोटिव, एक होता है मोटिवेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक होता है मोटिवेटर्स। तीनों को बहुत ध्यान से समझना, फिर हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। मोटिव, अपन बोलते हैं ना यार मेरी लाइफ का ये मोटिव है। मोटिव मतलब ये मुझे करना है, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी आयरन वॉल है। आयरन वॉल मतलब मुझे ये करना है, ये चीज मुझे अचीव करनी है, ये मेरी लाइफ का मोटिव है। मोटिव मतलब क्या हो गया? एक तरह से ये समझ लो, मोटिव मतलब होता है एम, हमारा मकसद, हमें एक्चुअली करना क्या है। तो मोटिव इज अ डिजायर which energizes an individual to move or behave towards achievement of goal। मोटिव क्या है? वो डिजायर है किसी भी बंदे की, वो इच्छा है, वो एम है, वो मकसद है जो उस बंदे को एनर्जाइज करता है कि वो बंदा इस तरह से काम करे कि वो अपने इस गोल, अपने इस मकसद, अपने इस डिजायर, अपने इस एम को अचीव कर सके। तो मोटिव क्या है? वो इच्छा है, वो अल्टीमेट डिजायर है, वो गोल है जो इस बंदे को एनर्जाइज करता है, इसमें और ताकत लेकर आता है कि ये बंदा इसे अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। मोटिवेशन मैंने आपको बता ही दिया, किसी और को मोटिवेट करना, बोलते हैं ना मोटिवेशन वीडियो। तो मोटिवेशन वीडियो मतलब वो लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं, जिनकी वीडियो आप देख रहे हो वो बंदा आपको क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी टू अचीव द गोल। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लोगों को इंड्यूस करा जाता है, लोगों के अंदर चाबी भरी जाती है, लोगों को पिंच करते हैं हम कि वो अपनी कैपेसिटी का बेस्ट दे ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। और मोटिवेटर्स क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। These are the techniques used to motivate the people in the organization। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन किन टेक्निक्स की हेल्प से लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो आप अपने एम्प्लॉइज को प्रमोशन देके मोटिवेट कर सकते हो, आप उन्हें बोनस देके मोटिवेट कर सकते हो, उन्हें रिस्पेक्ट देके और इज्जत देके। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रमोशन से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट उन्हें इज्जत से फर्क होता है। ज्यादा सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं, इन्हें रिकॉग्निशन चाहिए। अगर इन लोगों ने कुछ करा तो आप सबको बताओ इनके बारे में, इनके रिकॉग्निशन, इन्हें एक रिकॉग्निशन चाहिए कि सब लोग इन्हें जाने, इनकी वाहवाही हो। तो आप किसी भी तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, प्रमोशन देके भी, बोनस देके भी, रिस्पेक्ट देके भी, इनका इंक्रीमेंट दे दो भाई, इनकी पे इंक्रीज कर दो। बहुत सारे तरीके हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं, जो तरीके हैं, इन तरीकों को बोला जाता है मोटिवेटर। समझ में आती है बातें कि मोटिवेशन तो ये पूरा प्रोसेस है। जिस मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप सामने वाले बंदे को, जो मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉइज को इंड्यूस कर रहा है, चाबी भर रहा है कि भाई आप अपने पोटेंशियल का बेस्ट दे सको। मोटिव क्या है? वो अल्टीमेट एम, वो डिजायर जिसके लिए आप सारे काम कर रहे हो, और उसके लिए जिन टेक्निक्स को यूज किया जाता है उन टेक्निक्स को बोला जाता है मोटिवेटर्स। यानी कि प्रमोशन, बोनस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें क्या है? मोटिवेटर्स। ठीक है भाई, मोटिवेशन समझ में आया। अगर मोटिवेशन के हम लोग फीचर्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, नेचर भी बोलते हैं, तो बात करें तो हमारे पास में 5 फीचर्स है मोटिवेशन के।
मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। बिल्कुल, ये जो मोटिवेशन है ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। देखो आप मोटिवेट किसको करते हो, इंडिविजुअल्स को करते हो, ह्यूमन बींग्स को करते हो। और सारे ह्यूमन बींग्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग पैसे को देख के मोटिवेट होते हैं, कुछ रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग मोटिवेशन वीडियो देख के मोटिवेट होते हैं, कुछ अपने आप ही मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा उन्हें किसी वीडियो वगैरह की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, क्योंकि ह्यूमन बींग से रिलेटेड है और सारे ह्यूमन बींग्स अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग नीड्स है, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। देखो कोई भी पर्सन है वो क्यों मोटिवेट होता है, किसी नीड को पूरा करने के लिए। मैंने बताया ना अभी पीछे हम लोगों ने देखा, कोई मोटिव तो होना चाहिए मोटिवेट होने के लिए, कोई मकसद तो होना चाहिए, उस मकसद को पाने के लिए तो हम मोटिवेट होते हैं। अभी अगर आप मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो तो आपका मेन मकसद क्या है, आपका मेन मकसद है कि आपको एग्जाम में 90% लेकर आनी है। आप उसके लिए मोटिवेट होना चाहते हो, यार मैं कैसे पढ़ूं, कैसे मोटिवेशन मिले मुझे कि मैं कर सकता हूँ, 90% लेकर आ सकता हूँ। तो मोटिवेशन के लिए एक नीड का होना जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, पूरा का पूरा दिमाग से रिलेटेड फिनोमिनन है। हर बंदे की अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग जरूरतें होती हैं, हर बंदा अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है। देखो कोई इंप्लॉय है, प्रमोशन दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया, मोटिवेट हो गया, भाई परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देगा। कोई इंप्लॉय ऐसा है जिसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उसे रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी क्लाइमेट चाहिए, उसे लगे कि सब लोग उसके यार दोस्तों, एक भाईचारे वाली फीलिंग चाहिए उसे, वो इन चीजों से मोटिवेट होता है। वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है जहां पे सब लोग उसके यार दोस्त हो, उसे पैसे से इतना मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सब लोगों की अलग अलग जरूरतें हैं, तो ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। भाई मोटिवेशन से ही कैसा बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, गोल डायरेक्टेड। जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को क्यों मोटिवेट कर रहा है, क्यों मोटिवेट कर रहा है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है एम्प्लॉयज से, वो एम्प्लॉयज को सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि भाई एम्प्लॉय को दिखा रहा है अगर अच्छे से परफॉर्म करोगे तो तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी, तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर्स भी मिलेंगे, घर वर मिल जाएगा बढ़िया, तुम्हारी पे भी इंक्रीज होगी। ये सब वो क्यों कर रहा है, सोशल वेलफेयर के लिए तो नहीं कर रहा, ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो मोटिवेशन की सहायता से ही हम एम्प्लॉयज के बिहेवियर को कैसा बना सकते हैं, गोल डायरेक्टेड, कि एम्प्लॉयज इस तरह से काम करे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अच्छा ये पता है आप लोगों को कि मोटिवेशन देखो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। देखो पॉजिटिव कैसा होता है, टीचर ने बोला गुड डाल दिया कॉपी के अंदर, पॉजिटिव मोटिवेशन है, बच्चा खुश हो गया, अगली बार और अच्छा काम करके लेकर आएगा। इस बार टीचर ने एक्सीलेंट डाला, बच्चा और खुश होगा, घर जाके कॉपी मम्मी पापा को भी दिखाएगा आज एक्सीलेंट मिला है, अगली बार और अच्छा परफॉर्म करेगा। ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। आपने प्रमोशन दिया, आपने उसको बोनस दिया, उसकी पे इंक्रीज करी, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, प्रमोशन की बजाय डिमोशन दे दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पावर कम कर दो, उसकी पे को कम कर दो, उसको थोड़ा सा एक बार हार्श वे में बोल दो, थोड़ा सा डांट के बोल दो कि ये लास्ट वार्निंग है, उसे वार्निंग दे दी। इस तरह के मोटिवेशन को बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। देखो बेसिकली पॉजिटिव मोटिवेशन ही वर्क करती है, बट कई बार होता है ना कि बंदा है ही ऐसा कि उस पॉजिटिव मोटिवेशन से वो मोटिवेट ही नहीं हो रहा, बोलते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे लोगों के लिए नेगेटिव मोटिवेशन होती है कि भाई उन्हें थोड़ा सा हार्श बोल दो, उन्हें लास्ट वार्निंग दे दो, उनकी पे कम कर दो। तो जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। मोटिवेशन इज डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो एक तो मोटिवेशन डायनामिक है, डायनामिक मैंने बता दिया, सारे ह्यूमन बींग्स अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग पोस्ट है, सबके पास में अलग अलग पावर है, सबकी अलग अलग नीड्स होती हैं यार। सो कोई किसी चीज को लेके मोटिवेटेड होता है, कोई किसी चीज को लेके मोटिवेटेड होता है, कोई मोटिवेशन वीडियो देख के मोटिवेटेड होता है, कोई अपने आप ही मोटिवेटेड फील करता है। तो एक डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, पर्सन टू पर्सन वरी करता है, हर पर्सन को अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जाता है। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है मैनेजर ने एक बार अच्छे से मोटिवेट कर दिया और काम खत्म। ये जो मोटिवेशन होता है ना थोड़े दिन में खत्म हो जाता है, दोबारा से बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। अगर ऐसा होगा तो आप लोग भी एक ही बार मोटिवेशन वीडियो देखोगे और जिंदगी भर मोटिवेटेड फील करोगे, बट ऐसा नहीं है। आप हर थोड़े थोड़े दिन में एक मोटिवेशन वीडियो देखते हो, क्योंकि मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजर को कंटिन्यू अपने इंप्लॉइज को मोटिवेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, पहले उसको मोटिवेट करा कि भाई आपकी पे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है भाई मोटिवेट हुआ, अब उसने अच्छे से काम करा, पे बढ़ गई। अब पे बढ़ गई तो अब वो मोटिवेटेड नहीं है, पे तो बढ़ गई उसकी। अब आप उसको कुछ और लालच दोगे, आप बोलोगे चल हम फ्यूचर में आपको जब आप रिटायर हो जाओगे तब आपको पेंशन भी देंगे अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे। तो अब वो और अच्छे से परफॉर्म करेगा क्योंकि उसे एक नई नीड मिली है, ये नीड उसकी पूरी हो गई, उसे एक नई नीड उसके दिमाग में जागी है। तो मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता रहता है, एक बार किसी को मोटिवेट कर दिया काम खत्म नहीं होता। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें
ह्यूमन बींग्स के साथ में डील करना होता है, और ह्यूमन बींग्स का सबका नेचर अलग अलग होता है, सबकी साइकोलॉजी अलग है, सबकी जरूरतें अलग है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रोसेस है कि सबकी नीड्स को पूरा करो, सबको अलग अलग नीड्स को लेके मोटिवेट करो। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो मोटिवेशन समझ में आया क्या होता है? 3 वर्ड समझ में आए कि जो डिजायर है उसे मोटिव कहते हैं, किसी को मोटिवेट करना, इस प्रोसेस को मोटिवेशन कहते हैं। जिन टेक्निक्स को हम यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे प्रमोशन, बोनस, रिस्पेक्ट, इंक्रीमेंट, इन टेक्निक्स को बोला जाता है मोटिवेटर्स। फीचर्स क्या है? साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है, इसलिए मोटिवेट किया जाता है ताकि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो एम्प्लॉइज का। पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है। प्रमोशन पॉजिटिव है, डिमोशन नेगेटिव है। डायनेमिक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और बहुत ही ज्यादा जटिल, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स के साथ में डील कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, जिन सबका बिहेवियर अलग अलग है, जो सब अलग अलग तरीके से मोटिवेट होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% यहां से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो हमें। तो बच्चे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। एक बार इस चैप्टर के बाद में कंट्रोलिंग कंप्लीट कर ले, और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स हाफ ईयरली के अंदर आ रहे हैं और कब से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। तो मैं उसको लेकर हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट। तो बात करते हैं मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। क्या? मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। मोटिवेशन के लिए मैस्लो ने एक थ्योरी दी है। क्या है? इसे बोलते हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। इसे ध्यान से समझना। मैस्लो क्या कहते हैं? Need or the desire is a very important element of motivation, because the employees get motivated only for their needs, and if the needs are fulfilled completely, then it is not possible to motivate the employees. ध्यान से समझना मैस्लो क्या कहते हैं। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, मैस्लो कहते हैं कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए एक नीड का होना जरूरी है, एक डिजायर का होना जरूरी है। भाई, किसी भी पर्सन को अगर एक मोटिवेट करना है आपको, तो उस पर्सन के मन में एक नीड जगानी पड़ेगी, एक डिजायर होनी चाहिए। आप किस चीज को लेके मोटिवेट होगे? आपको कुछ पाने की इच्छा होनी चाहिए ना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है, तो उसकी इच्छा क्या होगी? वो मोटिवेट कब होगा? जब उसके मन में होगा यार प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट हो, यार बोनस मिले। तो कोई नीड आपके मन में होनी चाहिए, कोई डिजायर आपके मन में होनी चाहिए। ये अगर होगी तो ही बंदा मोटिवेट हो सकता है, बिकॉज द एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स। एम्प्लॉइज जो है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ही मोटिवेट होते हैं। एम्प्लॉइज की बेसिकल जो नीड्स है वो क्या होती हैं? कि उनकी पे इंक्रीज हो जाए, उनका प्रमोशन हो जाए। तो जो एम्प्लॉइज है वो अपनी नीड्स और डिजायर्स को पूरा करने के लिए ही मोटिवेट होते हैं। एंड इफ द नीड्स आर फुलफिल्ड कंप्लीटली, और एक बार अगर उनकी नीड जो है, उनकी जो डिजायर है वो कंप्लीटली फुलफिल हो गई, तो आप उनको सेम नीड के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। आपको उनके मन के अंदर एक नई नीड लेकर आनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय की नीड है कि उसकी पे इंक्रीज हो जाए, तो भाई पे इंक्रीज होना क्या है? उसकी नीड है, उसकी डिजायर है, वो इसके लिए बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत इंक्रीज करेगा, बहुत एफिशिएंटली काम करेगा, और भाई उसकी ये नीड पूरी हो गई। अब आपको उसकी ये नीड पूरी हो गई, वो चाहता था उसकी पे इंक्रीज हो जाए, पे इंक्रीज हो गई। अब आप इस सेम नीड को लेके उसको दोबारा मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नीड उसकी पूरी हो गई। अब आप उसके मन में एक नई नीड जनरेट करोगे, एक नई नीड जगाओगे। कि और नई नीड क्या हो सकती है? कि भाई हम आपको फ्यूचर से रिलेटेड बेनिफिट्स भी देंगे, हम आपको फ्यूचर के अंदर पेंशन भी देंगे, आपको हम फ्यूचर के अंदर पीएफ भी देंगे, प्रोविडेंट फंड का पैसा भी देंगे। तो आपने उसके मन में एक नई नीड जगाई, अब वो इस नई नीड को लेकर काम करेगा, इस नई नीड के लिए मोटिवेट होगा। तो मैस्लो जी यही कहते हैं, मैस्लो कहते हैं कि किसी को भी मोटिवेट करने के लिए एक नीड और एक इच्छा का होना तो जरूरी है, एक डिजायर का होना जरूरी है। एक पर्सन अपनी नीड को पूरा करने के लिए ही मोटिवेट होता है, और अगर एक बार उसकी नीड पूरी हो गई, पूरी तरह से फुलफिल हो गई, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम दोबारा से उस सेम एम्प्लॉय को सेम नीड के लिए मोटिवेट करें। हमें उसके मन में एक नई नीड जगानी पड़ेगी, और इसी के लिए मैस्लो ने हमें एक हायरार्की दी है इन नीड्स की। जो नीड्स है, जरूरत है पर्सन की, एम्प्लॉयज की, इनके लिए हमें एक हायरार्की दी है, जिसमें उन्होंने हमें कितनी नीड्स बताई हैं? 5 नीड्स बताई हैं। कौन कौन सी? साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, थर्ड है सोशल नीड, फोर्थ इज एस्टीम नीड्स, एंड फिफ्थ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। बहुत आराम से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जो सबसे बेसिक नीड होती है किसी भी पर्सन की, जो सबसे बेसिक नीड है, बेसिक जरूरत है, नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत, वो होती है साइकोलॉजिकल नीड। क्या? साइकोलॉजिकल नीड। It includes basic requirements for survival and maintenance of human life. The common psychological needs are food, clothing and shelter. देखो, किसी भी पर्सन की बेसिक नीड क्या होती है? किसी भी पर्सन की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान।
किसी भी पर्सन की बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये बेसिक चीजें किसी भी पर्सन को चाहिए। तो जो फर्स्ट नीड है किसी भी एम्प्लॉय की, वो क्या है? साइकोलॉजिकल नीड्स, कि अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ के मेंटेनेंस के लिए उसे बेसिक चीजें मिल जाए, उसे इतनी सैलरी मिल जाए कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर का जुगाड़ कर सके, रोटी, कपड़ा, मकान उसे अवेलेबल हो जाए। तो ये क्या है? पहली नीड है। क्या है? साइकोलॉजिकल नीड। फूड, क्लोथिंग और शेल्टर मतलब लाइफ की जो बेसिक सर्वाइवल, बेसिक मेंटेनेंस से रिलेटेड नीड्स हैं, वो उसकी पूरी हो जाए, इतनी उसको सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, मिलने लग गई। अब जब ये नीड उसकी पूरी हो जाती है तो उसके मन में सेकंड नीड जनरेट होती है। ह्यूमन बीइंग है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप सोच के देखो, आपकी ये नीड पूरी हो गई कि आपको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर आपके पास में है। अब आपके दिमाग में जो सेकंड नीड जनरेट होती है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। क्या? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। आफ्टर प्रेजेंट डे साइकोलॉजिकल नीड्स, people start thinking about future as they want to secure their future। जब पर्सन की प्रेजेंट की, आज की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, आज उसके पास में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान है, तो वो जो बंदा है वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि भाई फ्यूचर में भी मुझे ये चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, फ्यूचर में भी मेरे पास में ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी। वो अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगता है। तो ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स है, इसके अंदर दो तरह की नीड्स आती है। एक होती है फिजिकल सिक्योरिटी और एक होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर। इसके लिए वो बंदा चाहता है कि उसका इंश्योरेंस हो जाए। अगर कल को कुछ उसे हो गया, कल को कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फायर हो गई, प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हो गया, तो ये जो पुरानी वाली जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जो आज वो पूरी कर पा रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये वो कल पूरी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उसको क्या चाहिए कि उसकी जो फ्यूचर की नीड्स हैं ये पूरी हो जाए। ये कैसे पूरी होंगी? जब उसकी पे और इंक्रीज हो जाएगी, वो और ज्यादा सेव करने लग जाएगा, या फिर उसको एम्प्लॉयर बोल दे कि हम आपको पेंशन भी देंगे जब आप रिटायर हो जाओगे, हम आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा भी देंगे, हम आपको ग्रेचुइटी भी देंगे, एक एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है। तो जब इस तरह के बेनिफिट्स उसे मिलने लग जाते हैं तो वो फ्यूचर को लेकर टेंशन फ्री हो जाता है। तो प्रेजेंट की जब नीड्स पूरी हो जाती है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर की, तो वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि कल को मुझे कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फायर से कुछ नुकसान हो गया, तो मैं मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो उसे फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, उसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी चाहिए कि हैविंग सफिशिएंट फंड्स टू मीट द फ्यूचर साइकोलॉजिकल नीड्स एंड टू कम आउट फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट। उसे जरूरत है, उसे उसकी नेक्स्ट नीड क्या होती है कि वो फ्यूचर की जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उन्हें भी पूरा कर पाए, फ्यूचर में भी उसे ये सारी चीजें मिले, उसके पास में इतना पैसा अवेलेबल होना चाहिए। तो ठीक है, पहला था साइकोलॉजिकल नीड्स, ये पूरी हो गई, आज उसे सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब वो कल के लिए प्लान करता है, फ्यूचर के लिए प्लान करता है। फ्यूचर के लिए भी ठीक है, उसने प्लान कर लिया, उसने बहुत सारे इंश्योरेंस ले लिए, एलआईसी वगैरह करवा ली, तो फ्यूचर की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी उसने देख ली। अब ये जब नीड पूरी हो जाती है तो उसके दिमाग में तीसरी नीड जनरेट होती है। तीसरी नीड होती है सोशल नीड्स, एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस। भाई उसे सोशल नीड से क्या मतलब है? उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में उसे प्यार मिले, अफेक्शन मिले, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, कि ऑर्गेनाइजेशन में उसके यार दोस्त हो, उसके काफी सारे फ्रेंड्स हो, एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग उसे मिलनी चाहिए। भाई साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान अरेंज हो गया, आज का हो गया। फ्यूचर सिक्योरिटी भी अरेंज हो गई, फ्यूचर के लिए भी उसे रोटी, कपड़ा, मकान सब अवेलेबल होगा, तो फ्यूचर का भी सोच लिया। तीसरी नीड उसके दिमाग में आती है सोशल नीड, की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे प्यार मिले, अफेक्शन मिले, लोग उसे पूछे, कंपेनियनशिप, ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? सोशल नीड्स के अंदर, कि उसके मन को अच्छा लगना चाहिए। फोर्थ होती है सेल्फ एस्टीम नीड्स। अब वो सेल्फ एस्टीम की बात आ गई है, होता है ना ईगो वाली बात, सेल्फ एस्टीम। दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। अब उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल नीड्स भी पूरी हो गई, उसके पास में लव, अफेक्शन, उसके यार दोस्त हैं, उसके काफी सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब उसे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। रिकॉग्निशन मतलब एक पहचान चाहिए, उसने कोई काम करा है तो सब उसको जाने, उसने कोई टारगेट अचीव करा है तो उसकी वाहवाही हो, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक रिकॉग्निशन चाहिए। When the above three needs are satisfied, then people start demanding respect for themselves in the group। जब ऊपर वाली तीनों नीड्स पूरी हो जाती हैं तो बंदे को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि सब लोग उसकी वाहवाही करें, उसे पहचाने, उसे जाने, आए जाए तब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून उसे बोलें। और लास्ट आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। कौन सी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इट रेफर्स टू रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ। ये सबसे बड़ी, और ये कोई फुलफिल ही नहीं कर पाता, बहुत रेयर लोग हैं जो इसे फुलफिल कर पाते हैं कि हम लाइफ के हमारे मकसद को हासिल कर ले। देखो
हम ह्यूमन बीइंग्स है, इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं हमारी बहुत सारी वांट्स है, बट हमारी वांट्स कभी कंप्लीट ही नहीं होती। हम अल्टीमेटली कभी वो चीज पा ही नहीं सकते जो हम पाना चाहते हैं। हम अगर एक चीज पालेंगे तो हमारे मन में नेक्स्ट चीज की डिजायर आती है। अगर आज मैं चाहूंगी ठीक है मेरे भाई 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो जब 10 हो जाएंगे तो मैं चाहूंगी 50,000 हो जाए, जब 50,000 हो जाएंगे तो मैं चाहूंगी 1 लाख हो जाए, फिर मैं चाहूंगी 1 मिलियन हो जाए। तो ये इच्छाएं इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब है हमारी लाइफ के अल्टीमेट एम को हासिल कर लेना। दीज नीड इंक्लूड ग्रोथ, की हमारी ग्रोथ हो, सेल्फ फुलफिलमेंट, जो हम करना चाहते हैं वो हम अचीव कर ले लाइफ के अंदर, हम हमारे अल्टीमेट गोल को अचीव करें, ये हमारी लास्ट नीड है। तो फटाफट से एक बार रिवाइज करो। सबसे पहली नीड क्या होती है बंदे की? साइकोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड, जो अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बेसिक चीजें जरूरी हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो उसे मिल जाएगी, प्रेजेंट की नीड है। अब वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स मैं आज पूरी कर पा रहा हूँ वो कल भी मैं पूरी कर पाऊंगा या नहीं, तो वो कल का जुगाड़ करता है। कल का जुगाड़ कर लिया, ये नीड जब पूरी हो गई, तब उसे चाहिए भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे प्यार मिले, अफेक्शन मिले, फ्रेंडशिप हो, ब्रदरहुड हो, यार दोस्त हो, मतलब सोशल नीड्स भी उसकी फुलफिल होनी चाहिए। अब उसे भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पेक्ट चाहिए, ऊपर की 3 नीड्स पूरी हो गई। अब उसे रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, रोज सुबह सुबह उसे गुड मॉर्निंग चाहिए, गुड आफ्टरनून चाहिए, एक अलग इज्जत चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर सेल्फ एस्टीम वाली बात आ गई। और जब ये नीड भी पूरी हो जाती है तो लास्ट आता है जो उसका लाइफ का अल्टीमेट मकसद है, वो उसे हासिल कर ले, और ये सब लोग नहीं कर पाते। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदा चाहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं मैनेजर बन जाऊं, तो जब वो मैनेजर बन जाएगा तब उसने अपने अल्टीमेट मकसद को हासिल कर लिया। ये क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि हमारा जो अल्टीमेट मकसद था उसे हम हासिल कर ले। अब ये जो मैस्लो जी ने इतनी बातें बताई है, हायरार्की बताई है, बताया है कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए एक नीड की जरूरत होती है, और अगर एक नीड पूरी हो जाती है तो हम उसे सेम नीड के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते, उसके मन में हमें नेक्स्ट नीड जगानी पड़ती है। नेक्स्ट नीड भी पूरी हो गई तो उसके मन में हमें नेक्स्ट नीड जगानी पड़ती है। इस पूरी थ्योरी के क्या अजम्पशंस हैं, क्या अजम्पशन है मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी के? बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड्स। लोगों का जो बिहेवियर है, जो हमारे इंप्लॉइज हैं, उनका बिहेवियर किस पे डिपेंडेंट होता है? उनकी नीड्स, उनकी जरूरतों पे। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स। और हम उन ह्यूमन बिहेवियर को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? इन नीड्स को पूरा करके। साइकोलॉजिकल नीड पूरी करी तो मन में नेक्स्ट नीड जगाओ, नेक्स्ट नीड को पूरा करो, उसके मन में नेक्स्ट नीड जगाओ और उस नीड के लिए बंदे को मोटिवेट करो, फिर वो नीड पूरी करके नेक्स्ट नीड के लिए बंदे को मोटिवेट करो। तो सब ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है वो उनकी नीड्स पर डिपेंडेंट होता है, और हम उन्हें उनकी नीड्स के बेसिस पर ही मोटिवेट कर सकते हैं। द नीड्स फॉलो द हायरार्की, और ये जो नीड्स है ये एक हायरार्की फॉलो करते हैं। पहली साइकोलॉजिकल नीड, इसके बाद में आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर सोशल नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अ सेटिस्फाइड पर्सन कैन नो लॉन्गर बी मोटिवेटेड, ओनली नेक्स्ट हायर नीड कैन मोटिवेट हिम। अगर एक बंदे ने एक नीड पूरी कर ली तो आप सेम नीड के लिए उस बंदे को मोटिवेट नहीं कर सकते, उसके मन में आपको नेक्स्ट नीड जगानी पड़ेगी, फिर उस नीड को लेकर आप मोटिवेट करो। फिर वो नीड भी पूरी कर ली तो आप उस नीड के लिए उस बंदे को मोटिवेट नहीं कर सकते, फिर उसके बंदे के मन में आप नेक्स्ट नीड जनरेट करो। तो एक सेटिस्फाइड पर्सन को आप और ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते सेम नीड के लिए, उसके मन में आपको नेक्स्ट नीड जगानी पड़ेगी। अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। अगर बंदे की लोअर नीड सेटिस्फाई हो गई, पहली वाली नीड सेटिस्फाई हो गई, तो ही वो नेक्स्ट नीड पर मूव करता है। भाई बंदे की अगर ये नीड पूरी हो गई, आज का उसने रोटी कपड़ा मकान की जरूरत को पूरा कर लिया, तो ही तो वो कल के बारे में सोचेगा, तो ही तो वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा। तो जो बंदा है वो नेक्स्ट लेवल पर तभी मूव करेगा अगर उसने पहले वाली नीड को अपना फुलफिल कर लिया। तो ये हो गई मैस्लो की हमारी नीड हायरार्की खत्म। मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी आपको समझ में आ गई। 5 तरह की नीड्स थी और इसके अजम्पशंस। अब बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। देखो अभी तक हम लोगों ने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर भी मोटिवेट कर सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर भी मोटिवेट कर सकते हैं। आपने बंदे की पे को इंक्रीज कर दिया, आपने उसे अलग अलग तरह के अलाउंसेस दे दिए, बोनस दे दिया दिवाली के ऊपर, क्रिसमस के ऊपर, आपने उसको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए सस्ते के अंदर, तो यहाँ पर आप पैसे से उसे मोटिवेट कर रहे हो। तो
जब हम पैसे से किसी बंदे को मोटिवेट करते हैं उसे बोला जाता है फाइनेंशियल या फिर मोनेटरी इंसेंटिव्स। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे से मोटिवेट नहीं होते। इन बंदों को मोटिवेट करने के लिए इन्हें इज्जत चाहिए, इन्हें एक रिकॉग्निशन चाहिए, एक पहचान चाहिए। तो जब आप तारीफ कर दो, डेमो बोर्ड पर उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अगर उसने इंक्रीज करी है, टारगेट अचीव करा है, उसकी फोटो लगा दी, सबके बीच में उसकी तारीफ करी, सबको बताया उसके बारे में कि भाई इसने अपना टारगेट अचीव करा है, तो इसे यहाँ पर एक रेस्पेक्ट मिल रही है, एक पहचान मिल रही है, एक रिकॉग्निशन मिल रही है। तो किसी किसी एम्प्लॉय को आप नॉन फाइनेंशियल यानी कि नॉन मोनेटरी तरीके से भी उसकी परफॉर्मेंस को मोटिवेट कर सकते हो, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। तो मोटिवेट करने के लिए हमारे पास है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हैं यानी कि मोनेटरी इंसेंटिव्स भी हैं, और नॉन फाइनेंशियल यानी कि नॉन मोनेटरी इंसेंटिव्स भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसेंटिव्स होता क्या है। देखो, इंसेंटिव्स कैन बी डिफाइंड एज मोनेटरी or non-monetary reward offered to the employees for contributing more efficiently। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज को अलग अलग तरह के मोनेटरी रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया पे बढ़ा दी, बोनस दे दिया, शेयर्स दे दिए, या फिर नॉन मोनेटरी रिवॉर्ड्स, उसकी पहचान, उसे एक रिकॉग्निशन, एक रिस्पेक्ट मिल रही है, तो एम्प्लॉइज अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं और ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। तो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जब कुछ मोनेटरी रिवॉर्ड्स देते हैं, कुछ नॉन मोनेटरी रिवॉर्ड्स देते हैं, इन रिवॉर्ड्स को बोला जाता है इंसेंटिव्स। तो समझ में आ गया होगा कि दो कैटेगरीज में हमारे इंसेंटिव्स डिवाइड हैं। फर्स्ट कैटेगरी है फाइनेंशियल यानी कि मोनेटरी इंसेंटिव्स, और दूसरी कैटेगरी है नॉन फाइनेंशियल यानी कि नॉन मोनेटरी इंसेंटिव्स। तो देखो, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कुल मिला के ये चीजें किससे रिलेटेड है? पैसा 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 पैसा, सारी चीजें किससे रिलेटेड है? पैसे से रिलेटेड है। तो पे एंड अलाउंस, क्या पे एंड अलाउंस, भाई बंदे की सैलरी को हर साल इंक्रीज करो, उसको हर साल इंक्रीमेंट दो। अगर आप उसे हर साल इंक्रीमेंट दोगे तो वो मोटिवेटेड होगा, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा। तो रेगुलर इंक्रीमेंट्स इन सैलरी एवरी ईयर एंड ग्रांट ऑफ अलाउंस, हर साल उसकी सैलरी में उसे एक इंक्रीमेंट दो, उसे कुछ अलाउंसेस दो, उसे हाइक्स दो, तो वो बंदा मोटिवेट होगा और अपनी परफॉर्मेंस का बेस्ट देगा। तो पहला हो गया पे एंड अलाउंस। सेकंड है प्रॉफिट शेयरिंग। इस पे और अलाउंस, अलाउंस तो आप सब जानते हो। देखो, अलाउंस मतलब होता है कई बार अगर मान लो महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई तो उसे एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है, जिसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। इस तरह से अलग अलग तरह के अलाउंसेस पे किए जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर एक अलाउंस दे दिया कि आपके बच्चों को पढ़ा लेना, इसके लिए ये अमाउंट दे दिया, तो इसे बोलते हैं चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। तो इस तरह से अलग अलग अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो इन पे और अलाउंस के अलावा भी कंपनी के प्रॉफिट में से भी इंप्लॉइज को जब आप शेयर दोगे तो भी वो और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अपने इंप्लॉइज को बोलती है कि भाई हमारा ये प्रॉफिट टारगेट है, हमें इतने का प्रॉफिट करना है, हमें 50,000 का प्रॉफिट करना है इस महीने, और अगर हम लोगों ने इस 50,000 से ज्यादा का प्रॉफिट करा तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसमें से हम आपको शेयर दे देंगे। कंपनी ने बोला भाई हमारा 50,000 का टारगेट है, इससे ज्यादा हमें प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट के अंदर हम हमारे एम्प्लॉइज यानी कि आप लोगों को भी शेयर देंगे। तो एम्प्लॉइज को प्रॉफिट में से शेयर देना, ऑर्गेनाइजेशंस गिव शेयर इन द प्रॉफिट टू द एम्प्लॉइज एज कॉमन इंसेंटिव। और यहाँ पर एम्प्लॉय बहुत खुश होगा कि उसे अपनी रेगुलर पे मिल रही है, रेगुलर अलाउंसेस मिल रहे हैं, उसके अलावा प्रॉफिट में से भी शेयर मिल रहा है। और ये प्रॉफिट में से शेयर कब मिलेगा? जब उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, जब और ज्यादा वो प्रोडक्शन करे, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इसे भी प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा। तो ये भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। फिर है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। क्या को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन? कंपनी अपने बंदे को बोलती है, अपने एम्प्लॉइज को बोलती है कि अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया, ये आपका टारगेट है, अगर आपने अपना फिक्स्ड टारगेट को पूरा कर लिया तो हम हमारी कंपनी के शेयर्स आपको देंगे, वो भी सस्ते में। 100 रुपए का शेयर है ना, हम 70 रुपए में आपको दे देंगे। तो एम्प्लॉय खुश होगा, ज्यादा मोटिवेट होगा और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, अपना टारगेट अचीव करेगा, क्योंकि टारगेट अचीव करने पर उसे कंपनी का 100 रुपए का शेयर 70 रुपए में मिल जाएगा और वो बन जाएगा कंपनी का शेयर होल्डर। तो द co-partnership is offered by issue of shares on exceeding a fixed target। अगर एक फिक्स्ड टारगेट एम्प्लॉय पूरा कर लेगा तो उसे कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, वो भी सस्ते में, और वो कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा। और बोनस आप सब जानते हो यार, दिवाली पर दिया जाता है, क्रिसमस पर दिया जाता है, न्यू ईयर पर दिया जाता है। तो ये एक वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, साल में एक बार 2 बार एक्स्ट्रा रिवॉर्ड एम्प्लॉयज को दिया जाता है अगर उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, हाई परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। बहुत सारी कंपनीज की पॉलिसी होती है कि वो दिवाली पर अपने एम्प्लॉयज को बोनस देती हैं, बहुत सारी कंपनीज न्यू ईयर पर अपने एम्प्लॉयज
एम्प्लॉइज को बोनस देती हैं, तो बोनस आप सब जानते हो। फिफ्थ है कमीशन। देखो कमीशन वर्ड ज्यादातर सेल्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, सेल्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट के अंदर होता है। बोला जाता है ना कि भाई मेरी इतने की सेल्स हो गई तो मुझे कमीशन मिलेगा। तो जनरली द सेल्स पर्सन गेट द बेसिक सैलरी एंड अलॉन्ग विद दिस कमीशन ऑन एवरी सेल्स ऑर्डर। जनरली जो सेल्स पर्सन होता है, जो सेल्समैन होता है, उसे उसकी बेसिक सैलरी तो मिलती है, उसको बेसिक अलाउंसेस तो मिलते ही हैं, इसी के साथ में उसे अपने हर ऑर्डर पर कुछ कमीशन भी मिलता है, कि हर ऑर्डर पर उसे 5% कमीशन मिल गया, 7% कमीशन मिल गया, पहले से फिक्स होता है। तो यहाँ पर बंदा मोटिवेट होकर अपनी ज्यादा से ज्यादा सेल्स करता है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करता है, क्योंकि उसे पता है हर सेल्स पर उसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। फोन मिला मिला के लोगों को परेशान करता है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर लेना है क्या, ये शेयर्स है, लेने हैं क्या, तो उसे कुल मिला के चीजें बेचनी है, क्योंकि जैसे जैसे वो चीजें बेचेगा उसे हर जगह से क्या मिलेगा, अपना कमीशन मिलेगा। सिक्स्थ इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव। क्या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव। यहां पर प्रोडक्टिविटी को किससे लिंक किया गया है, वेज इंसेंटिव से, कि प्रोडक्शन अगर एम्प्लॉय ज्यादा करेगा तो उसे वेजेस भी ज्यादा मिलेंगे, प्रोडक्शन कम करेगा तो वेजेस भी कम मिलेंगी। तो यहाँ पर जो वेजेस होती हैं वो किससे लिंक होती हैं, प्रोडक्शन से। तो अपने आप ही बंदा मोटिवेट होकर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसे ज्यादा वेजेस मिलेंगी। तो देयर आर सर्टेन वेज रेट प्लान्स विच ऑफर हायर वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी। कुछ वेज रेट प्लान्स ऐसे हैं जिसके अंदर इंप्लॉय को प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पे किया जाता है, कि अगर इंप्लॉय ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसे ज्यादा वेजेस मिलेगी, कम प्रोडक्शन करेगा कम वेजेस मिलेंगी। तो यहाँ पर अपने आप मोटिवेट होकर ज्यादा प्रोडक्शन करता है, तो ये भी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। सेवेंथ इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। भाई उसको पहले से बता के रखो, जब आप रिटायर होगे तो हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, आपको ये फायदे देंगे। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर रिटायरमेंट बेनिफिट्स सच एज पेंशन, कि आप जब रिटायर होगे तब हम आपको पेंशन देंगे। प्रोविडेंट फंड, पीएफ का पैसा देंगे। ग्रेचुइटी भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, भाई इंप्लॉय ने इतने साल आपको सर्व करा है, तो जब वो रिटायर होता है तो उसे एक अमाउंट पे किया जाता है, जिसे ग्रेचुइटी बोलते हैं। तो इन चीजों को लेकर भी इंप्लॉय मोटिवेट होता है। इंप्लॉय ऐसी जगह पर काम करना चाहता है जहां पर रिटायर होने पर उसे पीएफ का पैसा मिले, पेंशन मिले, ग्रेचुइटी मिले, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्रेजेंट डे की साइकोलॉजिकल नीड्स तो पूरी हो रही हैं, बट वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है और उसके फ्यूचर की एक सिक्योरिटी मिल रही है। तो ऐसी जगह पर इंप्लॉय मोटिवेट होकर काम करता है, अपना बेस्ट देता है, क्योंकि फ्यूचर की उसे चिंता नहीं है। और लास्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, पर्क्स भी बोल सकते हो, पर्क्यूसाइड्स भी बोल सकते हो, फ्रिंज बेनिफिट्स भी बोल सकते हो, कोई भी नाम बोल सकते हो। दीज आर स्पेशल बेनिफिट्स सच एज मेडिकल फैसिलिटी। ये कुछ स्पेशल बेनिफिट है। आप एम्प्लॉइज को मेडिकल फैसिलिटी दे दो, फ्री एजुकेशन दे दो उसके बच्चों के लिए, कि भाई उसके एजुकेशन का जितना भी खर्चा है वो ऑर्गेनाइजेशन उठाएगा। उसे रहने के लिए फ्लैट दे दिया आपने, अपार्टमेंट दे दिए, क्वार्टर्स दे दिए, उसे गाड़ी दे दी, उसे कोई पैट वगैरह दे दिया उसके घर की रखवाली करने के लिए। तो इस तरह से जब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, बच्चों की फ्री फीस, बच्चों के हॉस्टल की फीस आपने दे दी, घर रहने के लिए घर दे दिया, गाड़ी दे दी, इन्हें बोला जाता है पर्क्यूसाइड्स, पर्क्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। तो ये हो गए हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब कुछ बंदे ऐसे हैं जो पैसे से नहीं, उन्हें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स चाहिए, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स चाहिए, उन्हें इज्जत चाहिए, उन्हें रैंक चाहिए, पावर चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहां पर आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो, पहला स्टेटस। स्टेटस रेफर्स टू द रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज रिलेटेड टू जॉब। आप एम्प्लॉय की रैंक को इंक्रीज करो, उसकी रैंक बढ़ाते जाओ, उसे ज्यादा अथॉरिटी दो। अथॉरिटी का मतलब होता है बिजनेस स्टडीज के अंदर पावर, उसके पास में ज्यादा पावर हो कि वो डिसीजंस खुद ले सके, दूसरों को ऑर्डर्स भी दे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करो ताकि वो एनकरेज होके और काम करे, उसे रिकॉग्निशन मिले, एक पहचान मिले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी प्रेस्टीज, मतलब होता है ना उसकी वाहवाही हो, सब लोग उसे जाने, उसको रेस्पेक्ट मिले। तो जब उसे स्टेटस उसका इंक्रीज होगा तो वो बंदा अपने आप मोटिवेट होकर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। It refers to relation between superior and subordinates. A positive approach adopted by manager creates better organizational climate. Employees feel motivated in healthy organizational climate. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट चाहिए, कि भाई सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में अच्छे रिलेशन हो। कई बंदे होते हैं ना कि भाई उसने अगर बहुत ज्यादा हार्श वे में बोल दिया सुपीरियर ने, तो उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो काम नहीं करते। उन्हें चाहिए कि सुपीरियर उनसे प्यार से बातें करे और सुपीरियर उन्हें प्यार से टैकल करे, उन्हें ऑर्डर नहीं दे, बल्कि उनसे एक पोलाइट वे में बोले कि आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अगर आप एम्प्लॉय को दोगे तो भी आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होगा कि सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच के रिलेशन अच्छे हों, सुपीरियर्स का, मैनेजर्स का जो अप्रोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ब्रदरहुड, भाईचारे वाली फीलिंग होनी चाहिए, एक फ्रेंडशिप वाला माहौल होना चाहिए, थोड़ा सा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए।
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज अपने आप मोटिवेटेड फील होते हैं, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। थर्ड इज करियर एडवांसमेंट। क्या करियर एडवांसमेंट? मैनेजर्स मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉइज। प्रमोशन इंड्यूसेस एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट लेवल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज को प्रमोशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो कि भाई अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करोगे, अगर आप अपने टारगेट को अचीव करोगे, या फिर आपने कुछ नया कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन को करके दे दिया जो ऑर्गेनाइजेशन के काम का है, तो आपको फ्यूचर में प्रमोशन मिलेगा। तो प्रमोशन से रिलेटेड उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना ताकि वो अपना बेस्ट दें, ये भी क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। फोर्थ इज जॉब एनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। अपने एम्प्लॉय को कोई चैलेंजिंग जॉब दो, जॉब एनरिचमेंट। एम्प्लॉयज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब। एम्प्लॉय जब एक रूटीन जॉब डेली परफॉर्म करता है, जाके अपनी डेस्क पर बैठ गया, डेली वाला काम उसे परफॉर्म करना है, तो ऐसा काम करते करते एम्प्लॉय जो है वो बोर हो जाता है। तो आप उसे चैलेंजिंग जॉब दो, कोई इंटरेस्टिंग जॉब दो, ऐसी जॉब दो जिसमें उसे दिमाग लगाना है, जो चैलेंज है उसके लिए। तो ऐसी जॉब करते टाइम भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, यार मुझे ये काम करना है, ये तो मुझे करके ही दिखाना है, इतना हार्ड काम अगर मैंने कर दिया तो वो मेरी कितनी वाहवाही होगी, हो सकता है मेरा प्रमोशन भी हो जाए। तो इस तरह से आप उसे चैलेंजिंग जॉब दो, जॉब एनरिचमेंट एक्टिविटीज होनी चाहिए। फिफ्थ इज एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन। मैंने पहले भी बता दिया, रिकॉग्निशन मींस गिविंग स्पेशल रिवॉर्ड और रिस्पेक्ट विच सैटिस्फाइज ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट। अगर किसी सबऑर्डिनेट ने बहुत अच्छा काम करा, अपने टारगेट को पूरा करा है, कुछ बहुत अच्छा करके दे दिया, कुछ नया करके दे दिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसे एक रिस्पेक्ट मिले, एक रिवॉर्ड मिले, एक रिकॉग्निशन मिले, एक पहचान मिले, तो भी वो बंदा मोटिवेट होगा। जॉब सिक्योरिटी। Job security means lifetime bonding between employees and organization. It means giving permanent job. भाई यहाँ पर बंदे को job security चाहिए। अगर आपने बंदे को job security दी तो भी वो बंदा एम्प्लॉय जो है आपका वो मोटिवेट होगा। कैसे? इसका मतलब है lifetime bonding between employees and organization। जो एम्प्लॉय है और ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में एक lifetime bonding, जो कि गवर्नमेंट जॉब में होता है, कि गवर्नमेंट जॉब में कोई बंदा लग गया तो उसको पता है कि भाई वो सरकार का जवाई बन चुका है, वो चाहे कुछ भी करे उसे निकाला नहीं जाएगा। तो ये क्या है, लाइफ टाइम बॉन्डिंग, ऐसे कि उसे एक परमानेंट जॉब मिले, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा लगना चाहिए कि उसकी ये जो जॉब है ये एक परमानेंट जॉब है, उससे ये जॉब छीनी नहीं जाएगी। बट जॉब सिक्योरिटी शुड बी गिवन विद सम टर्म्स एंड कंडीशन। बट एक चीज और देखो, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जॉब सिक्योरिटी होती है कि एम्प्लॉइज को पता होता है कि ये जॉब जो है वो हमारी लाइफ टाइम जॉब है, हमारी परमानेंट जॉब है, हमें यहाँ से इजीली निकाला नहीं जाएगा। बट ये जो जॉब सिक्योरिटी होती है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ शर्तों के साथ में होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है बेसिकली कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज किस तरह से काम करते हैं, थोड़ा सा इनएफिशिएंटली काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इतने ज्यादा एफिशिएंसी से काम नहीं होता, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉइज को पता है कि ये उनकी परमानेंट जॉब है, वो कैसे भी काम करे उन्हें निकाला नहीं जाएगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज को क्या चाहिए होती कि जॉब सिक्योरिटी मिले, कि उनकी जो जॉब है वो परमानेंट जॉब है, उन्हें एक परमानेंट लेटर मिलना चाहिए, बट साथ में टर्म्स और कंडीशंस होने चाहिए, नहीं तो वो एम्प्लॉइज अच्छे से एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरीका एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का। Seventh is employees participation. It means involving employees in decision making, especially when decisions are related to workers. भाई जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स किसी तरह का कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उन डिसीजन के अंदर एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व किया जाए, एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन हो, एम्प्लॉइज के सजेशंस को लिया जाए, एम्प्लॉइज से पूछो उनका क्या ओपिनियन है, उनके क्या सजेशंस है, उनके सजेशंस, उनके एम्प्लॉइज के जो ओपिनियंस है उनका वेलकम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप डिसीजन ले रहे हो और डिसीजन के अंदर मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन का टारगेट सेट करें कि भाई कितना प्रोडक्शन हो सकता है, एक प्रोडक्शन टारगेट सेट करें, तो यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉइज से पूछ सकते हो कि आप बताओ हम क्या टारगेट सेट करें। तो जब एम्प्लॉइज बताएंगे ना खुद ये टारगेट सेट करो, तो एम्प्लॉइज खुद उस टारगेट को अचीव करने के लिए ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि वो ध्यान रखेंगे ये टारगेट उन्होंने सेट करा था, उन्होंने बताया था ये टारगेट सेट करो, तो वो अपने आप ही उस टारगेट को अचीव करने के लिए ज्यादा काम करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग के लिए एम्प्लॉइज को जब आप इन्वाइट करोगे, उनके सजेशंस लोगे, तो वो अपने आप ही उन्हें एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आएगी, एक रिकॉग्निशन वाली फीलिंग आएगी, एक मतलब फीलिंग आएगी बिलोंगिंगनेस वाली, कि यार हमें पूछा जाता है, जो मैनेजर है वो हमसे पूछ के डिसीजंस लेता है, हमारी यहाँ पर एक रिस्पेक्ट है, एक जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 8 इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। क्या एम्प्लॉय एम्पावरमेंट?
इट मीन्स गिविंग फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट्स, इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉइज। अपने आप ही अपने सबॉर्डिनेट्स को फ्रीडम देना कि कुछ डिसीजंस जो हैं वो अपने लेवल पर भी ले सके, उनको थोड़ी सी ज्यादा पावर देना, थोड़ी सी ज्यादा अथॉरिटी देना। इससे एम्प्लॉइज के मन में कॉन्फिडेंस आएगा, वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं, उन्हें लगेगा भी कि यार उन पर विश्वास किया जा सकता है, जो मैनेजर है वो उन पर विश्वास करता है, इसलिए उन्होंने उसे वो पावर दी है, वो अथॉरिटी दी है, राइट दिया है कि वो डिसीजंस खुद ले सके। तो ये भी एक तरीका है अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा क्या आज, बहुत कुछ पढ़ लिया यार आज हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग स्टार्ट करा, जिसमें सुपरविजन कंप्लीट करा। सुपरविजन मतलब जिसके पास में ज्यादा पावर है वो नीचे वालों को देख रहा है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सुपरवाइज करना, वो सुपरविजन था। मोटिवेशन मैंने बता ही दिया, अपने इंप्लॉइज को स्टिमुलेट करना, चाबी भरना, पिंच करना, उन्हें और प्रेरणा देना कि वो अपना बेस्ट दे सकते हैं, अपनी कैपेसिटी का बेस्ट दे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। फीचर्स देख लिए मोटिवेशन के, फिर देखा मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, और यहाँ पर 5 तरह की नीड्स थी। साइकोलॉजिकल नीड्स, प्रेजेंट डे की रोटी कपड़ा और मकान की नीड्स, फिर फ्यूचर की सिक्योरिटी और सेफ्टी की नीड कि कल को भी मुझे ये जो साइकोलॉजिकल नीड्स मैं आज पूरी कर पा रहा हूँ ये मैं पूरी कर पाऊंगा फ्यूचर में भी, तो वो हो गई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। फिर उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोशल नीड्स पूरी करनी है भाई, लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, भाईचारे वाली फीलिंग चाहिए, यार दोस्त चाहिए, अब उसको इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन चाहिए, और लास्ट उसके एक्चुअल गोल को हासिल करना है, उसे एक्चुअल जो उसका मकसद है उसे पूरा करना है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और इसके अजम्पशंस हम लोगों ने देख लिए। फिर हम लोगों ने बात करी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में पे एंड अलाउंस आ गया, उसके अलावा आप एम्प्लॉइज को प्रॉफिट शेयरिंग दे दो, कंपनी के शेयर्स दे दो उन्हें सस्ते के अंदर, उन्हें हर साल दिवाली पर, होली दिवाली या फिर न्यू ईयर पर, क्रिसमस पर बोनस दिया जाए। कमीशन देते हैं हम सेल्स वाले बंदे को, हर सेल्स पर कुछ कमीशन फिक्स होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी और वेज जो रेट है उसको लिंक कर दो आप, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ज्यादा वेजेस, कम प्रोडक्शन करेगा कम वेजेस, तो अपने आप मोटिवेट होकर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। रिटायरमेंट के लिए कुछ बेनिफिट्स को प्लान करो, पर्क्स, पर्क्यूसाइड्स, फ्रिंज, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको उसको दो, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हाउसिंग फैसिलिटी। और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में उसका स्टेटस आ गया भाई, स्टेटस बढ़ा दो, उसे ज्यादा इज्जत मिले, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा पावर मिले। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट हेल्दी होना चाहिए, अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप उसे प्रमोशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो ताकि वो मोटिवेट होकर और ज्यादा काम करें। चैलेंजिंग जॉब्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप दे सकते हो एम्प्लॉइज को रिकॉग्निशन मिले, पहचान मिले, अगर वो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, कुछ नया करके दिखा रहे हैं, उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिले कि भाई उनकी जो जॉब है वो परमानेंट है, उनको कल को निकाला नहीं जाएगा, या फिर निकाला भी जाएगा तो वो कुछ टर्म्स और कंडीशंस ब्रेक होने पर निकाला जाएगा। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन और डिसीजंस के अंदर, और एम्प्लॉइज को आप ज्यादा पावर दो, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, उन्हें फ्रीडम मिले कि वो अपने लेवल पर भी डिसीजंस ले सकते हैं। तो भाई ये हो गया मोटिवेशन कंप्लीट आज हमारा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग हमारा थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड एलिमेंट, दैट इज लीडरशिप। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में चैप्टर कंप्लीट करेंगे कम्युनिकेशन करके, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग। तो तब तक इतना तैयार करके रखो, क्योंकि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा कंट्रोलिंग तक का, हम लोग कोशिश करें कि बस कंट्रोलिंग कंप्लीट करके एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करें। और आप लोग मुझे बताना कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कब हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और आपके एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ताकि मैं आगे की चीजें उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, वीडियोस को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। बाय फॉर नाउ।